हेलो, नमस्कार। खुली बाहों तहलील और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स में। अपन ने यूनिट 4 को और कंप्लीट कर दिया। यूनिट 4 में जितने भी एग्जाम्पल्स अपने बनने वाले थे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस सभी कंप्लीट कर दिए हैं। और यूनिट 4 का जो चैप्टर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। और डेफिनेटली आपने उसे और उसके लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, लेक्चर को देखा होगा। एक दो क्लासेज मैंने उसकी लाइव भी ली थी। और जो लास्ट क्लास थी उसमें कुछ विजिबिलिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। अभी विजिबिलिटी को और क्लियर कर दिया है। लाइव बैचेज इसीलिए नहीं चल पा रहे हैं। अक्सर मैंने एक घोषणा की थी कि अभी लाइव आएंगे, लेकिन यार कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से, और मैंने देखा क्लासेज में यार विजिबिलिटी पुअर आती है। तो क्यों ना अपन थोड़े दिन, जब तक नेटवर्क इशू अभी रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्द रिजॉल्व करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, OBS में भी यार थोड़ा बहुत मिस्टेक है। तो जितना जल्दी हो सके बिल्कुल अपन लाइव आएंगे। हो सकता है थोड़ा लेट, लेकिन आएंगे ज़रूर। उससे पहले, और वैसे मुझे नहीं लगता कि यार न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लाइव में ऐसे कोई डाउट्स में नहीं छोड़ता कि आपको कि भाई लाइव आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपन को कोई थोड़ा बहुत माइनर डाउट है, तो अपन लाइव क्लासेज में अटेंड कर लें। या लाइव क्लास इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई क्लासेज का जो शेड्यूल है वो फिक्स हो जाए, क्लासेज अपन रेगुलरली अटेंड कर सके। लेकिन अभी यार अपन मैच्योर हो चुके हैं, तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। वो भी बच्चों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रेगुलरली अपन क्लासेज नहीं अटेंड कर पाएँ, तो उस वक्त लाइव में ऐसा हो जाए, अटेंडेंस लग जाए वगैरह वगैरह, तो वो सब अपनी में कंप्लीट है यार, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। तो इसलिए अभी लाइव का तो वो थोड़ा बहुत यार दिक्कत रहेगा, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेज ही आपको मिलेंगी। बीते 2 दिनों से क्लासेज नहीं आ रही हैं, तो उसमें एक दिन तो वही होली का पावन पर्व आ गया था, और दूसरे दिन थोड़ा बहुत मेरा तबीयत ख़राब था, तो कल इसलिए अपन ने क्लास नहीं ली। वरना न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासेज और रेगुलरली जब से अपन ने बुक को स्टार्ट किया था, वहाँ से रेगुलरली क्लासेज आपको मिल रही हैं। और बिल्कुल रेगुलरली सीक्वेंस वाइज सीरीज़ में आपको रेगुलरली क्लासेज मिलेंगी। और कोर्स आपका BSc B.Ed को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं BSc B.Ed के लिए सारथी सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए यार डिग्री वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कब एग्ज़ाम आ जाए, तो उनके लिए मैंने इस कोर्स को शेड्यूल भी नहीं किया था। ये शेड्यूल किया है कोर्स इंटीग्रेटेड के लिए। हाँ, सिलेबस सब में सेम है। आप जितने लेक्चर्स, जैसे पार्टिकल फिजिक्स हो गया, तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ आपकी एग्ज़ाम से पहले मैं कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन हाँ, BSc B.Ed के जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले और आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स को शानदार तरीके से अपन कंप्लीट करा देंगे 4 यूनिट के साथ, ठीक है। अभी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई, वो है फर्स्ट। तो आज की इस क्लास में, यूनिट फर्स्ट की इस क्लास में अपन देखेंगे सबसे पहले तो नाभिक के बारे में आज की ये क्लास परिचर्चा रहेगी। कि नाभिक क्या होता है, परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, परमाणुवीय आयतन क्या होता है, परमाणुवीय जो भी नाभिक के प्रकार वगैरह हैं, परमाणु भार, समस्थानिक, जो भी उन चीज़ों के बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले सबसे पहले अपन नाभिक के बारे में आज इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। नाभिक के बारे में आज अपन इस यूनिट में जानेंगे। तो इसलिए थोड़ा नाभिक क्या चीज़ है, वैसे तो अपन ने बीती क्लासेज में बहुत ही माइनर छोटी क्लासेज में और नाभिक के बारे में और बहुत ही डिटेल से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसका रिवीजन ज़रूर चाहूँगा। और एक बार मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि नाभिक क्या होता है। तो सबसे पहले भाई रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो नाभिक है वो क्या है, परमाणु का केंद्रीय भाग है। यानी रदरफोर्ड ने क्या बोला था नाभिक के बारे में? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो नाभिक है वो परमाणु का केंद्रीय भाग है, परमाणु का केंद्रीय भाग। और परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होता है? नाभिक होता है। और उसने बोला कि जो इसकी आकृति होती है वो क्या होती है? वृत्ताकार। इसकी आकृति क्या होती है?
वृत्ताकार होती है। और जो नाभिक की जो त्रिज्या बताई इससे आकार मान लो, तो नाभिक का उसने आकार बताया, वो बताया कि भाई 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। इसके साथ साथ उसने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, जिसमें जो प्रोटॉन होता है वो तो होता है धनावेशित, और न्यूट्रॉन होता है वो होता है निरावेशित या ऋणावेशित भी, उदासीन भी अपन इसको बोल सकते हैं। निरावेशित का मतलब हो गया कोई आवेश इसके ऊपर नहीं होता था। टोटल अगर अपन नाभिक के ऊपर चार्ज की बात करें तो टोटल जो नाभिक का चार्ज होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है। इस प्रकार की चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई। और जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो अपने नाभिक में केंद्रित होता है, ये चीज़ भी रदरफोर्ड ने बोला, नाभिक में केंद्रित होता है, ये चीज़ बेसिकली इसने बोला। और अगर इसके प्रतीक की अगर अपन बात करें तो नाभिक को अपन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अक्ष और जेड ए। यहाँ पे जो जेड है वो तो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और इसको अपन प्रोटॉनों की संख्या पी से भी लिखते हैं। और जहाँ ए है वो है द्रव्यमान संख्या, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या का जो वैल्यू होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ने से प्राप्त होता था। न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है A-P। ये सब कुछ चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्लासेज में अपन ने पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी अपन नाभिक के बारे में जान रहे हैं तो थोड़ी जनरल इंट्रोडक्शन अपन को पता हो। तो ये चीज़ अपने रदरफोर्ड ने बताई कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटॉन अपना धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन ऋणावेशित होता है, अर्थात नाभिक का जो कुल चार्ज होता है वो धनावेशित होता है। इसके साथ साथ उसने बताया कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक का जो प्रतीक होता है वो अक्ष जेड है। ये ठीक इस प्रकार से होता है। कभी कभार आपको ये प्रतीक यू भी देखने को मिल सकता है, तो जेड ए, तो ये भी ठीक है। दोनों ही केसेज में सही है, ज़्यादा बेटर ये रहता है। और ये भी अगर आपको लिखा हुआ मिले तो ये पुरानी टेक्निक है, पुराने बुक्स में इसको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और नए बुक्स में आप देखोगे तो ऐसा होगा। लेकिन हाँ, दोनों ही रूपों में ये प्रतीक सही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा होगा। इसके अतिरिक्त तो और इसमें क्या ही है, जेड यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, ए द्रव्यमान संख्या है, तो ये सब कुछ चीज़ें तो ठीक है। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर के रूप में आप इस चीज़ को एक बार लिख लो भाई, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अपन को ध्यान में भी होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें भी अपन को नहीं पता होती हैं, भूल जाते हैं, माइंड से नहीं रहता है। तो यूनिट फर्स्ट डाल के आप लिखो कि रदरफोर्ड के अनुसार, यूनिट फर्स्ट, और उसमें लिखो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है, जिसकी आकृति वृत्ताकार या गोलाकार होती है। जिसकी आकृति वृत्ताकार लिख दो या फिर गोलाकार लिखो तो गोलाकार लिख दो। अगर आपने पढ़ा है गोलाकार, तो जिसकी आकृति गोलाकार होती है तो ऐसे लिख दो भाई, गोलाकार कहना थोड़ा और बेटर रहेगा। तो केंद्रीय भाग नाभिक होता है जिसकी आकृति गोलाकार होती है और इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। नीचे हेडिंग या लाइन चेंज करके लिख लो, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें प्रोटॉन धनावेशित व न्यूट्रॉन निरावेशित होता है। जिनमें प्रोटॉन धनावेशित व न्यूट्रॉन निरावेशित होता है। अतः नाभिक धनावेशित होता है, या नाभिक का जो संपूर्ण आवेश धनावेश होता है।
अतः नाभिक धनावेशित होता है, या लिख लो अतः नाभिक का संपूर्ण आवेश धनावेश होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद लिख लो कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है और इसका प्रतीक निम्न प्रकार है। और ये वाला प्रतीक लिख लो, इसका प्रतीक निम्न प्रकार है। ये वाला प्रतीक या फिर ये वाला, दोनों डैश लगा के लिख लूँ। इसका प्रतीक निम्न प्रकार है और यहाँ पे Z परमाणु क्रमांक, जैसे अपन प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, इक्वल टू P लिख दो। प्रोटॉनों की संख्या भी इसे अपन कहते हैं परमाणु क्रमांक को। A यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो गई और A इक्वल टू P+N होता है, जहाँ A इक्वल टू P+N होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी मैं हटा देता हूँ और अभी अपन जानेंगे नाभिक के प्रकार। अब अपना चैप्टर स्टार्ट है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नाभिक के बारे में, थोड़ा बहुत जान लिया तो अच्छी है। अब देखो अपन जानते हैं नाभिक के प्रकार। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के कुल 7 प्रकार होते हैं। आज अपन नाभिक के जो प्रकार है, नाभिक के कुल प्रकारों में अपन 7 प्रकार के नाभिक के प्रकार देखेंगे। ध्यान से सुनना, एक बार समझ लेना, फिर अपन लिख लेंगे उनको। देखो नाभिक के प्रकार 7 होते हैं, जिसमें पहला आता है समस्थानिक। एक होता है अपना नाभिक का समस्थानिक। समस्थानिक होता है तो समस्थानिक में आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक तो समान हो। वह नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार के नाभिक को अपन कहेंगे समस्थानिक नाभिक। और अगर इसका आप एग्जाम्पल लो तो आप एग्जाम्पल ले लो हाइड्रोजन के, जैसे 3 समस्थानिक हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। यहाँ पे आप देखोगे यानी परमाणु क्रमांक Z का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, Z का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, Z का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यानी परमाणु क्रमांक। या अपन इसे बोल सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक को बोला जाता है, तो वो तो सेम है। लेकिन देखो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। तो ये तो हो गया अपना समस्थानिक। बात करें दूसरे नंबर पे संभारिक की। बात करें अगर अपन संभारिक की, संभारिक का मतलब होता है कि द्रव्यमान संख्या तो जिसकी क्या हो, समान, जिसकी द्रव्यमान जो संख्या है, द्रव्यमान संख्या तो हो समान। और परमाणु क्रमांक की बात करें मेरे भाई, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न। यानी वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे अपन कहते हैं संभारिक। अब संभारिक के लिए आप एग्जाम्पल ले लो, यानी द्रव्यमान संख्या उसके लिए समान होनी चाहिए। जैसे मैं कार्बन 13 और नाइट्रोजन 13, नाइट्रोजन का समस्थानिक है ना, नाइट्रोजन 13 और कार्बन 13 भी ये समस्थानिक है। 6C12, 6C13, 6C14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं जो अपन ने बीती क्लासेज में पढ़ा है, छोटी क्लासेज में अपन ने पढ़ा है। तो ये दोनों ले ले। अब देखो यहाँ पे आप परमाणु क्रमांक देखोगे तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु क्रमांक 7 है, मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो द्रव्यमान संख्या समान है। यहाँ पे आप न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप देख सकते हो, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को आप माइनस करोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिलने वाली है। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या भी भाई इसमें भिन्न भिन्न ही होती है। इसमें भी आप न्यूट्रॉनों की संख्या देख सकते हो, तो इसमें भी वही 0, 1, 2 ऐसे आएगी, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। यानी परमाणु क्रमांक में केवल और केवल समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सब भिन्न भिन्न। संभारिक में केवल और केवल द्रव्यमान संख्या समान होगी, परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगा। और तीसरा प्रकार का अपना जो नाभिक आता है वो आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक सम मतलब सीधी सी बात है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होगी, समान होगी
और अपनी द्रव्यमान संख्या और साथ में परमाणु क्रमांक दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी और परमाणु क्रमांक भी क्या होंगे, इसमें भिन्न भिन्न होंगे। उसे अपन सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। इसमें अपन कौन सा एग्जाम्पल ले, तो इसमें ले लो भाई जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, यानी 7n 15 और 8 और 16। देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 7 है, यहाँ पे 8 है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 16 है, तो द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न। लेकिन आप देखोगे न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 8। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होने वाली है, 8। तो सीधी सी बात है, इनके नाम से पता चल रहा है समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगी और सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। इनके एक एक एग्जाम्पल दे करके मैंने बता दी। और वैसे ये चीज़ें अपन केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, लेकिन अपने फिजिक्स के हिसाब से, अगर अपन फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को थोड़ा जानना अच्छा हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री अपनी थोड़ी नल रहती है। चलिएगा, नाभिक के प्रकार आप हेडिंग डालिएगा और उसमें पहला हेडिंग डालिएगा समस्थानिक। और समस्थानिक में मेरे ख्याल से परिभाषा आप बना लोगे तो ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो तो बेटर रहेगा, या फिर परिभाषा के रूप में लिखना चाहो तो लिख लो कि वह नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। एक बार डेफिनेशन समझ लो, फिर आप एकदम ऐसे कोड के रूप में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। समभारिक में कि वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाता है। वह नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न हो उसे अपन सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और ये सब के सब एग्जाम्पल्स अपन को देने हैं। तो भाई ऐसे कैसे आप लिख लो, परिभाषा तो बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार ऐसे कैसे इन चीज़ों को और नोट डाउन कर लो, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक को और यूं ही आप नोट डाउन कर लो, ऐसे कि ऐसे जल्दी से फटाक से। जल्दी से भाई फटाक से और नोट डाउन कर लो। होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अभी आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट 3 प्रकार अपन ने देख लिया, अभी 4 प्रकार और हैं तो उनके बारे में देखते हैं। जो 4th नंबर का अपना टाइप है, 4th नंबर का जो टाइप है वो है दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। दर्पण या प्रतीप नाभिक। दर्पण या प्रतीप नाभिक क्या होता है कि वह नाभिक जिसमें द्रव्यमान संख्या तो क्या रहे, कोई भी 2 नाभिक हैं, जैसे मान लो अक्ष और वाई अपन 2 नाभिक हैं, कि कोई भी 2 नाभिक हैं तो दोनों नाभिकों की द्रव्यमान संख्या तो क्या रहे, समान रहे, लेकिन पहले नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के तथा दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉनों की संख्या पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के, दूसरे नाभिक की जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो वो पहले नाभिक के अरे भाई इसको उल्टा लिख दिया अपन ने, पहले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के, और दूसरे नाभिक की जो प्रोटॉनों की संख्या है वो पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो। यानी ये आपस में दोनों क्या हो गए, आपस में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में हो गए। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण जो नाभिक हो गया या प्रतीप नाभिक जिसे अपन बोलते हैं, उसका मतलब सीधा सा क्या है कि इन दोनों की द्रव्यमान संख्या तो समान होगी। वह नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन पहले नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के, और दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या या दूसरे नाभिक का परमाणु क्रमांक भी आप बोल सकते हो, दूसरे नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉनों की संख्या पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के समान हो, तो इस प्रकार के नाभिक को अपन कह देते हैं दर्पण नाभिक। और इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे अपन ले लें 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 3 और 1 H3,
ये हो गया अपना ट्राइटियम और हीलियम का, जिसमें आप यहाँ पे देखो भाई प्रोटॉनों की संख्या देखोगे तो इसकी 2 है, जिसको अपन परमाणु क्रमांक भी बोलेंगे, और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या देखोगे तो 1 है, ठीक है। फिर इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या आप देखोगे तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या है 3। इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हैं तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होगी, और इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। बात करें द्रव्यमान संख्या की तो इसकी द्रव्यमान संख्या 3 और इसकी भी द्रव्यमान संख्या 3 है। अपन ने क्या बोला कि द्रव्यमान संख्या तो दोनों की समान होगी, और जो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, पहले नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के, और दूसरे नाभिक की जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या हो, समान हो। तो इस प्रकार का अपना जो नाभिक होगा वो दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहलाएगा। तो इसमें दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक हेडिंग डाल लो, लिख लो, लिखो भाई इसमें वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान, वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या समान तथा पहले नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉनों की संख्या के, पहले नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के, और दूसरे नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, और दूसरे नाभिक की प्रोटॉनों की संख्या पहले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, उसे दर्पण या प्रतीप नाभिक कहते हैं। उसे दर्पण या प्रतीप नाभिक कहते हैं। इस चीज़ को ऐसे कैसे भाई नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाक से। दर्पण नाभिक अपना हो गया, दर्पण या प्रतीप नाभिक अपना हो गया। अब अपन 5th नंबर वाले पे बढ़े, जल्दी से भाई इस चीज़ को और फटाक से नोट डाउन कर लो। अभी 5th नंबर वाले पे बढ़े, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन देखें समावयवी नाभिक। समावयवी नाभिक का मतलब है कि जिसकी द्रव्यमान संख्या भी समान हो। ऐसे नाभिक, जैसे कोई भी अपन 2 नाभिक उठा ले यहाँ पे, जैसे एक्स और वाई में 2 नाभिक ले रहा हूँ, और या कोई भी 2 समान नाभिक ले लो भाई। यहाँ पे आपने एक्स वाई नाभिक ले लिया तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्स और एक्स स्टार नाभिक ले ले, तो वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या भी दोनों की क्या हो, कोई भी 2 नाभिक ले, उनकी द्रव्यमान संख्या भी समान हो, उनका परमाणु क्रमांक भी समान हो, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी दोनों की क्या हो, समान हो। तीनों चीज़ें समान हो, लेकिन उनके रेडियो एक्टिव गुणधर्म, यानी इसका रेडियो एक्टिव गुणधर्म ई आ रहा है, इसका ई स्टार आ जाए, यानी लेकिन उसका रेडियो एक्टिव गुणधर्म अलग अलग हो। जैसे मान के चलो इसका 27 कोबाल्ट 60 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 27 कोबाल्ट 60 का स्टार आएगा, यानी रेडियो एक्टिव गुणधर्म दोनों नाभिकों के भिन्न भिन्न होंगे। उसे कहते हैं समावयवी नाभिक, यानी परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन उसके रेडियो एक्टिव गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। तो उन जो उस प्रकार का जो अपना नाभिक रहेगा उसे अपन कहेंगे समावयवी नाभिक। तो इसमें लिख लो भी समावयवी नाभिक, और इसमें लिख लो कि वह नाभिक जिसकी परमाणु क्रमांक या लिख लो जिसकी परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान, वह नाभिक इसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, लेकिन रेडियो एक्टिव गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी नाभिक कहते हैं। और इस चीज़ को ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो।
उसे समावयवी नाभिक कहते हैं। और ऐसे के ऐसे इस चीज़ को और भाई नोट डाउन कर लो, उसे समावयवी नाभिक कहते हैं और इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी से भाई फटाक से इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है फटाक से। ठीक है, कर ली भाई नोट डाउन। चलें आगे बढ़े। दो नाभिक और रह गए, स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक। नाभिक के प्रकारों में अपने दो नाभिक और रह गए, स्थायी नाभिक और अस्थायी नाभिक। स्थायी नाभिक 6 नंबर वाला है। स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक। और 7 नंबर पे आएगा अस्थायी नाभिक। 7 नंबर पर क्या आएगा? अस्थायी नाभिक। बात करें स्थायी नाभिक की, तो यानी वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन न हो। यानी स्थायी नाभिक का मतलब क्या हो गया? खुद ही विखंडन न हो, यानी स्वतः विखंडन न हो। तो वो नाभिक तो हो गए अपने स्थायी नाभिक। और वह नाभिक जिनका स्वतः विखंडन हो सकता है, यानी स्वतः ही विखंडन हो जाए, जिनका स्वतः विखंडन संभव है या स्वतः विखंडन हो, तो वो हो गए अस्थायी नाभिक। अब ऐसे कौन से नाभिक हैं जो जिनका स्वतः विखंडन नहीं हो सकता? तो भाई जो अपने स्थायी हैं, जैसे मैं बात कर लूँ 7 नाइट्रोजन 14 है, 8 ऑक्सीजन 16 है, 2 हीलियम 4 है, 6 C 12 है। ये इस प्रकार के जो सभी नाभिक हैं इनका स्वतः विखंडन नहीं हो सकता, तो ये स्थायी नाभिक हैं। अस्थायी नाभिक में मैं बात कर लूँ जैसे 2 हीलियम 3 वाला आ गया, हाँ 7 नाइट्रोजन 13 वाला आ गया, तो ये वाले जो नाभिक है इनका और स्वतः विखंडन हो सकता है, तो वो क्या हो गए? अस्थायी नाभिक हो गए। 6 नंबर पर आप हेडिंग डाल लो स्थायी नाभिक और उसमें लिखो वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन न हो। वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन न हो स्थायी नाभिक कहलाते हैं। वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन न हो स्थायी नाभिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल लगा के लिख लो भाई, वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन न हो और स्थायी नाभिक कहलाते हैं, और इनका एग्जाम्पल लगा के लिख लो। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और भी आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं भाई, आवर सारणी पूरी भरी पड़ी है। तो ये तो स्वतः विखंडन न हो, तो वो तो हो गई स्थायी नाभिक। ठीक है, और 7 नंबर पे आप हेडिंग डाल लो अस्थायी नाभिक और उसमें लिखो कि वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन हो सके। वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन हो, इनका तो नहीं होगा, स्थायी नाभिक का तो स्वतः विखंडन संभव नहीं होगा, लेकिन अस्थायी नाभिकों में लिखो वे नाभिक जिनका स्वतः विखंडन संभव है या स्वतः विखंडन हो जाता है, संभव है, उसे स्थायी नाभिक कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में दोनों लिख लो। और अभी एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया, हीलियम और 3 और नाइट्रोजन 13। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखो कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होते। ये तो अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो नहीं होते, लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होते। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होते। ये तो आपको सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो उपस्थित नहीं होते, लेकिन आपको अपन को सिद्ध करना है। तो इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है। अपन कैसे करेंगे? इस चीज़ को अपन विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। अपन मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नाभिक में ही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो नहीं है, लेकिन अपन मान के चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में है। अंत में आते आते कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे जिससे अपन को कहना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो नहीं हो सकते, इसका मतलब फिर वो नाभिक के बाहर ही रहेंगे कहीं। तो आपको आंसर देखना है इस क्वेश्चन का कि माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है। अपन मान के चलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित हैं, लेकिन फिर कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे जिनकी वजह से अपन बोलेंगे कि भाई नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसी चीज़ें संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकती। तो इसके कारण
इसके कारण अपन बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित हैं, ये अपन बोल रहे हैं। अब नाभिक में उपस्थित हैं तो इसका मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे अपना ये कोई नाभिक है, नाभिक का रेडियस r है और इसी में कहीं भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसको देखो क्या, तो अपन देखेंगे कि जो स्थिति में अनिश्चितता, जो अपन ने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी थी, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता जिसको अपन क्या लिखते हैं, डेलक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। स्थिति में अनिश्चितता जिसे अपन लिखते हैं डेलक्स, और डेलक्स का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये स्थिति में अनिश्चितता होगी 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, स्थिति में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और स्थिति में जो अनिश्चितता रहने वाली है वो रहने वाली है 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब देखो इसको थोड़ा इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्वांटम फिजिक्स की शरण में जाना पड़ेगा। अपन क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से और इस चीज़ को सोल्व करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में अपन ने एक चीज़ पढ़ी है, अनिश्चितता, आइगेन वर्ग की अनिश्चितता, आइगेन वर्ग की अनिश्चितता। तो आइगेन वर्ग की अनिश्चितता क्या होती है, वो होती है भाई डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एच कट बाई 2 के। तो अपन यहाँ से इसको डेल पी एक्स को क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगी एच कट बाई 2, और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा डेल एक्स। अगर अपन डेल पी एक्स का मैं बोलूँ कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एच कट बाई 2 डेल एक्स के, यानी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें एच कट की वैल्यू की, तो वो होगी 1.054 इंटू 10 की पावर -34 और जूल सेकेंड। और जहाँ पे डेल एक्स का वैल्यू अपन ने अभी देखा है 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये चीज़। तो भाई डेल पी एक्स मिनिमम आपको दिया गया है, डेल पी एक्स मिनिमम आपको दिया गया है, तो उसका स्थान पे एच कट की जगह रखो 1.054 इंटू 10 की पावर -34 और अपॉन में 2 इंटू डेल एक्स, यानी 10 इंटू 10 की पावर -15, तो 10 इंटू 10 की पावर 15 हो गया माइनस का 14, और यहाँ पे जूल सेकंड अपॉन में मीटर, ये आएगा जूल सेकंड अपॉन में मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, तो इसको मैं लिख दूँ किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो डेल पी एक्स क्या आ जाएगा, डेल पी एक्स आ जाएगा 1.054 इंटू 10 की पावर -20 और किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड, ये आ गया अपना डेल पी एक्स का वैल्यू। अब देखो अपन जानते हैं आइंस्टीन संबंध से, इस चीज़ को मैं और ऐसे हटा देता हूँ या फिर यहाँ पे बना दें छोटा सा। अब जानते हैं कि आइंस्टीन संबंध से, मैं यार ब्लू पेन ले लूँ, इसमें थोड़ी इंक कम है, इंक ही डाल ले, ब्लू पेन फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलेगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखो, और यहाँ पे मैं मान के चलूँ कि जो डेल पी एक्स मिनिमम है वो लगभग पी मिनिमम के इक्वल है। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से मैं बोलूँ कि जो डेल पी एक्स है वो लगभग मिनिममली इक्वल है पी मिनिमम के, मैं डेल पी एक्स को पी मिनिमम बोल दूँ। अब देखो आइंस्टीन संबंध से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आइंस्टीन संबंध, आइंस्टीन संबंध से, आइंस्टाइन नहीं आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन संबंध से अपन जानते हैं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होता है। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है भाई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है, वेरी वेरी ग्रेटर देन एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होता है, यानी ये लगभग नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी। अगर मैं बात करूँ ई मिनिमम के लिए तो क्या हो जाएगा,
पी मिनिमम सी। अगर ई मिनिमम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पी मिनिमम यानी अपन इसको पी मिनिमम लिख रहे हैं, एग्जैक्टली ये पी मिनिमम के इक्वल ही होगा। तो पी मिनिमम के स्थान पे मैं लिख दूँ 0.54 इंटू 10⁻⁻20 इंटू सी का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ और मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोग्राम मीटर और डॉट में मीटर पर सेकेंड होगा तो भाई जूल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको जूल। अब देखो इसको अगर अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में देखें तो ई मिनिमम का जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का आप भाग लगा दो तो इलेक्ट्रोवोल्ट में आ जाएगा ये वैल्यू। तो 3 इंटू 10⁸ और अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का अगर आप भाग लगा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोवोल्ट में। इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी तो वह आएगी 19.67 इंटू 10⁻6। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो और इलेक्ट्रोवोल्ट, अब ये आप जानते हो इसका क्या होता है मेगा, तो ई मिनिमम क्या आ जाएगा 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेकिन लगभग, यानी 19.67 है तो इसको अपन क्या लिख देंगे 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लिख देंगे। लेकिन अब ये तो क्या आया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम एनर्जी का वैल्यू आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए देखा ना अपन आइंस्टीन संबंध से मिनिमम एनर्जी का वैल्यू, यानी अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। लेकिन हमने प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर रखा है, प्रायोगिक रूप से देख रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और बीटा से के दौरान अपने प्रायोगिक रूप से ये तय किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। प्रायोगिक रूप से तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है, अपने पास आ रही है भाई 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अतः ये चीज़ तो संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो ये क्या होगा, नाभिक में उपस्थित नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको लिखनी है। इस थ्योरी को लिखने के बाद आपको क्या लिखोगे, इस चीज़ को लिखो, एक पेज छोड़ दो यार, मेरे को अभी क्लास समाप्त करनी पड़ेगी। आपको वो पैराग्राफ मैं लिखवा देता हूँ और वो पैराग्राफ आप ऊपर लिख दो। अब आप ऊपर लिख लो कहीं, फिर उस चीज़ को इसके नीचे लिखना है वास्तविकता में, तो उस चीज़ को लिख लो आप कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अतः इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा, अतः इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। अतः इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, अगर यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में, ऐसे लिख लो, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित हो तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। यही तो है ना, नाभिक में उपस्थित हो उस कंडीशन में। अतः यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। लेकिन हम प्रायोगिक रूप से जानते हैं, कि बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ तक आज, और आपको मेरे जाने के बाद आप इस चीज़ को भाई नोट डाउन कर लेना। ये अपनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन से लेकर के और ई मिनिमम तक अभी मेरे को क्लास को एंड करना पड़ेगा। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को यूँ ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।